आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में हम बात करेंगे एक बार फिर कोरोना के नए वेरिएंट की, जिसको लेकर के काफी ये कह सकते हैं कि एक भय का वातावरण है, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। पॉजिटिव ये बात लेकर के हम कह सकते हैं कि बीकानेर राजस्थान का जो पेशेंट है 65 ईयर्स ओल्ड, वो जो लेडी हैं, लेकिन उन्हें दोनों डोज लगी। हम कह सकते हैं कि वैक्सीन की अहमियत हमारी बॉडी में क्या है, इस वेरिएंट से निपटने के लिए कितनी जरूरी है, आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या स्थितियां होती क्या नहीं होती। लेकिन वैक्सीन को कारगर कहा जा सकता है इस जगह पे, और क्या इसकी डेप्थ है, जो जीनोम सीक्वेंस में इसके म्यूटेंट का जो पता चल रहा है वो कितना घातक है, क्या स्थिति है इसका, डेल्टा से डेल्टा प्लस कितना संक्रमित ज्यादा कर सकता है। कई ऐसी चीजें जिनको लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं, 8 राज्यों के अंदर केंद्र सरकार ने चिट्ठी लिख दी है, अलर्ट मोड जिसे कहते हैं। 12 राज्यों में ये दस्तक दे चुका है, 18 जिले जहां पे ये पेशेंट पाए गए हैं। और हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ SMS मेडिकल कॉलेज की माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के HOD हैं डॉक्टर भारती मल्होत्रा जी, जिन्होंने अभी जीनोम सीक्वेंस के लिए लैब भी चालू किया है, उसकी भी हम डेप्थ समझेंगे। और डॉक्टर रविंद्र जांगीर साहब हमारे साथ बीकानेर से जुड़े हैं, बीकानेर CMHO डॉक्टर OP चाहर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर साहब सबसे पहले रविंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। बीकानेर में एक केस आया है, WHO की टीम ने वहां विजिट भी किया है, तो क्या कुछ अभी निकल करके आ रहा है? कहीं घबराने की बात है? क्योंकि ये हमारा मोटिव जो आज है आप लोगों को जोड़ने का, एक्सपर्ट्स हैं आप लोग, जनता ये जानना चाहती है, दर्शक ये जानना चाहते हैं कि ये कितना खतरनाक है, कितना घातक है। उसको लेकर के बीकानेर के अगर एक माहौल की मैं बात करूं तो किस तरह का माहौल है वहां पे? तो इसमें घबराने वाला ऐसा कोई इश्यू नहीं है। जो पेशेंट थी, एक 65 वर्षीय महिला जिसमें डेल्टा प्लस वेरिएंट डिटेक्ट हुआ है, वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। होम आइसोलेशन पे थी। बेसिकली उनमें क्या अपने कोरोना की दोनों वैक्सीन लगी हुई थी, तो सिम्टम्स बहुत ज्यादा नहीं थे। शुरू से ही उनको घर पे ही आइसोलेट किया गया था और वहां पे वो अच्छा रिकवर कर रही थी। अभी 2 दिन पहले ही 15 जून को उनकी जो सेकेंड रिपोर्ट थी वो नेगेटिव आ गई है। वो घर पे वो अच्छी तरह से स्वस्थ महसूस कर रही हैं। जी, तो बिल्कुल हम इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत वेरिएंट है, इसको हम खारिज नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना घातक नहीं है कि किसी को डरने की आवश्यकता है। सावधान ज्यादा रहने की आवश्यकता है, डरने से ज्यादा अगर सावधान रहेंगे तो बचा जा सकता है। डॉक्टर भारती जी हमारे साथ में है। मैम, जीनोम सीक्वेंस की अभी लैब आप लोगों ने विस्थापित की, देश में बहुत कम लैब हैं जिससे हम इस म्यूटेशन को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, हम उसकी गतिविधि को देख पा रहे हैं। ये नया वेरिएंट, इस वेरिएंट का नया जो म्यूटेंट आया है प्लस में, क्या हम कह सकते हैं कि इसकी कुछ सिचुएशन अभी तक सामने आई, कुछ रिपोर्ट्स आई हो, आप लोगों से कुछ शेयर कर रहे हो जहां से अभी इसकी जानकारी सामने आ रही है? अभी जो रिपोर्ट्स जो मीडिया में आ रही हैं वही शेयर हो रही हैं। अलग से कोई अलर्ट तो नहीं आया है। इंसाकॉग वैसे अलर्ट देता है कि कितने केसेस क्या आ रहे हैं, और जैसा कि अभी आपने देखा है कि महाराष्ट्र में केसेस और मध्य प्रदेश और कई स्टेट्स में जैसे बढ़ रहा है। राजस्थान में अभी एक ही केस पाया गया है, तो इतना इस घातक नहीं है, पर लेकिन वेरिएंट ऑफ कंसर्न माना गया है। तो हमें अलर्ट रहना है और ध्यान देना है कि इन पेशेंट्स को आइसोलेट किया जाए, कंटेनमेंट किया जाए, जिससे कि ये ज्यादा फैले नहीं। और बाकी ऐसे कोई ज्यादा सीवियर उसकी सिवियरिटी नजर नहीं आ रही है ज्यादा। जी बिल्कुल, क्योंकि मैम ये कहा जा रहा है कि जो सेकंड वेव जो हमारे यहाँ पे रही, उसमें डेल्टा जो वेरिएंट रहा, उसी की वजह से सबसे बड़ी तबाही हुई है। और केसेस की अगर बात करें, जो संक्रमण रेशो रहा 90% रहा, डेथ में भी और संक्रमित जो लोग हैं उसमें भी। तो अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि मैं राहत की खबर यूं देख रहा हूं यहाँ पे कि बीकानेर का जो केस है 31 मई को उनकी रिपोर्ट का सैंपल लिया गया और 25 दिन बाद में उसकी रिपोर्ट आ रही है। तो इट मीन्स कि वो या तो वैक्सीन समझिए कोई वजह रही कि जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हुई, तो ये राहत की बात कही जा सकती है। लेकिन अभी मैं कहीं पर रिपोर्ट पढ़ रहा था कि ये ज्यादा घातक है और संक्रमित करने का जो पावर है, या कहें कि संक्रमण को स्प्रेड करने की जो पावर है, वो इसमें ज्यादा है। हालांकि ये हम ये मान सकते हैं, इससे कहना भी जल्दबाजी होगा कि या कहा जा सकता है कि ऐसा हो सकता है?
ये जल्दबाजी होगा कि कहना कि घातक है। अभी हमें देखना पड़ेगा कि जो जिन केसेस में इन्फेक्शन हुआ है उनमें किस तरह की सिवियरिटी होती है, वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि नया वेरिएंट है तो इसलिए अलर्ट करना जरूरी था और उसको कंटेन करना जरूरी है। क्योंकि डेल्टा वेरिएंट में भी जैसे अपन ने देखा शुरू में महाराष्ट्र में आया, फिर बाद में बाकी शहरों में भी फैल गया, और हमने जो हमारी सीक्वेंसिंग लिए सैंपल दिल्ली भेजे, उनमें पाया कि 80% आ रहा है, और जब हमने भी की सीक्वेंसिंग जयपुर में तो देखा डेल्टा 80% आ रहा है। तो कोरिलेट हो पाया कि जिस तेजी से ये अपनी सेकंड पीक फैली और सिवियरिटी हुई तो वो डेल्टा वेरिएंट के कारण ही थी। तो अभी जो नया वेरिएंट आया है तो इसलिए क्योंकि सीक्वेंसिंग के रिपोर्ट्स की वजह से सब अब अलर्ट मोड में है, और वो सही भी है कि हम उसको कंटेन कर सकें, तो इसलिए ये सारे प्रिकॉशंस लेने आवश्यक है। पर अभी ये नहीं कह सकते कि ये बहुत घातक होगा, पर हमें अलर्ट रहना है और कंटेनमेंट करना है। जी बिल्कुल। रविंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा। जी, वहां अभी आप मेडिकल कॉलेज से जुड़े हैं, कुछ इस केस को लेकर के वहां कुछ स्टडी हो रही है या कुछ चर्चाएं हैं कि हाँ दूसरी जगह से कुछ रिपोर्ट्स ली जा रही हों, वहां पे क्या रहा? क्योंकि इस तरह के केसेस में एक दूसरे को हम एक्सचेंज करते हैं रिपोर्ट्स को भी, जहां से भी आते हैं। तो कुछ केस स्टडी आ रही है इस तरह की कि हाँ बिल्कुल हमें कंटेनमेंट जोन बनाना चाहिए, या उन लोगों को आइडेंटिफाई करने की कुछ वहां पे चर्चा हो कि जो लोग इनके संपर्क में आए उनकी? बिल्कुल कंटेनमेंट जोन बनाने की बातें चल रही हैं। बेसिकली इस केस में जो पेशेंट 31 मई को अपने सैंपल भेजा था पुणे लैब में टेस्टिंग के लिए, तो ये 15 डेज ऑलरेडी हो गए थे रिपोर्ट आने में। तो पेशेंट इस दौरान पूरी तरह से रिकवर हो चुका है, उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। तो इसलिए आसपास जो कंटेनमेंट जोन तो अभी नहीं बनाया गया है, बट जो एहतियात के तौर पर सारी जो सावधानियां हैं राजस्थान सरकार और अपने केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन उनके तहत उनको फॉलो करते हुए पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जी, अभी उनके संपर्क में है कुछ लोग जो रहे होंगे, क्योंकि वो परिवार के सदस्य भी हैं, तो वहां कुछ ध्यान दिया जा रहा है कि उन लोगों को अभी स्क्रीनिंग करना उनकी, या इस तरह से कुछ? हाँ, जो कॉन्टेक्ट पर्सन है उनकी स्क्रीनिंग करके उनके सैंपल भी भेजे जा रहे हैं, ताकि जी। उसके स्प्रेड का पता चले कि इसका मतलब इन्फेक्टिविटी रेट क्या है। वैसे जैसे न्यूज में पढ़ने को मिल रहा है, कुछ लिटरेचर में भी पढ़ने को मिला कि जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है उसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा है। सीवियरिटी क्या होगी तो आने वाला टाइम ही बताएगा, जैसे मैडम बता रहे थे अभी। जी बिल्कुल। भारती जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। हाँ जी। जी, सेकेंड वेव की जब बिगनिंग थी तो बहुत धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन एक पीक आया इसका। तो इस तरह से हर वायरस की हमें कह सकते हैं कि हिस्ट्री कुछ इसी तरह की होती है। हाँ जी। तो इसमें भी कुछ कह सकते हैं कि अभी इसकी बिगनिंग है, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन हमें सेकंड वेव से लेसन लेना चाहिए कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, या कोई लगता है कि ये डाउटफुल संक्रमित है तो हम उससे थोड़ा सा गैप रखें, उन्हें खुद को अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें जो हमें कहें कितना भी घातक हो तो उसको इस तरह से रोका जा सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि सबसे ज्यादा जैसे अपन देखें हिस्ट्री अपने देश में ही, जब लॉकडाउन हुआ और अपन ने प्रिकॉशन लिए तो अपने बिल्कुल नियरली जीरो आ गई थी। मार्च में जो है हमारी पॉजिटिविटी बिल्कुल कम हो गई थी, पर लोग बेपरवाह हो गए और वायरस भी म्यूटेट कर गया। दोनों चीजें हैंड इन करके, हैंड इन हैंड चल के अपनी अप्रैल में अपन ने देखा पीक आने लग गई सेकेंड। तो ये अब अगर अपन सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, मास्क पहनेंगे, सारे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखेंगे, तो वायरस हमें इन्फेक्ट ही नहीं करेगा, तो उतना फैल नहीं पाएगा, तो वो कंटेन रह जाएगा। और जितना वो कम फैलेगा तो वो बेसिकली जितना मल्टीप्लाई करता है, जितना फैलता है, उतने ही उसमें म्यूटेशन होने के खतरे रहते हैं। बेसिकली म्यूटेशन क्या होता है, जब वो मल्टीप्लाई करता है तो उसमें डिफेक्ट होते हैं, तो वो म्यूटेशन की तरह निकल के आते हैं, और फिर जो वायरस को मौका मिलता है फैलने का तो वो म्यूटेंट ज्यादा फैल जाता है। तो इस तरह से ये सारा साइकिल रहता है। अगर हम उसको पहले ही कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करके और हम सोशल डिस्टेंसिंग से और सारे प्रिकॉशन से रहेंगे तो हम उसको फैलने से रोकेंगे, तो वायरस की आगे की पीक आने में का खतरा नहीं रहेगा, और फिर सिवियरिटी भी नहीं रहेगी। और दूसरा प्ले करता है वैक्सीनेशन। जैसे जैसे वैक्सीनेशन बढ़ेगी तो लोगों की इम्यूनिटी बढ़ेगी, तो वायरस की सिवियरिटी भी कम होगी और ट्रांसमिशन भी कम होगा। तो ये सारी चीजें हैंड इन हैंड रहती हैं। तो हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन, इन चीजों पे ध्यान देना है, जिससे कि आगे की थर्ड पीक को अगर आती भी है तो वो इतनी सिवियर नहीं हो और स्टंटेड हो, क्योंकि वायरस की तो नेचर है कि वो फैलता है। तो हमें अपना चीज का ध्यान रखना है कि हम उसको किस तरह से बचाव। मैम, कुछ केस स्टडी इस तरह की कहती हैं कि कोई भी वायरस होता है उसका पीक का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है कि इस समय तक हमें ज्यादा केयर रहना होगा। वो एक
उसका जो म्यूटेशन बदलता है तो वो ज्यादा जा सकता है इस पीक तक। जैसे सेकंड वेव को लेकर के कई बार आप लोगों ने कहा कि कोई भी वायरस है उसका पीक आता है, उसके बाद में उसका डाउन होता है। तो पीक का इसमें कहीं कुछ है कि हाँ पीक का इतना टाइम हो सकता है, हमें एटलीस्ट इतने समय तक ज्यादा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। कुछ चीजें तो ये वायरस नया है। जैसे हम स्वाइन फ्लू में देखते हैं तो उसमें हमने देखा था पोस्ट मॉनसून और विंटर सीजन में पीक आता था और फिर बाद में वो गर्मी में कम हो जाता था, जबकि पहली बार वो निकला गर्मी में ही था। शुरू में तो मई में ही जो पहला वायरस 2009 में आया था तो फैला था, पर बाद में उसने सीजनल डिजीज का रूप ले लिया था। तो अभी जो कोरोना का जो है अपन देखते हैं तो सितंबर अक्टूबर में पीक थी, फिर कम हुए, फिर वापस से ये अप्रैल मई में अपना इसका पीक आया। पर इसमें काफी कुछ हद तक जो कम होने का कारण लॉकडाउन और जो एग्रेसिव मेजर्स अपन ने लिए उस वजह से भी पीक का लो जाना मायने रखता है। तो अभी अब अपन ने वापस से सब कुछ खोल दिया है, लोग किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से कोविड बिहेवियर को फॉलो करते हैं और वैक्सीनेशन की भी अभी कितनी एग्रेसिव है इस पे डिपेंड करे। तो ये प्रिडिक्टेड है कि शायद सितंबर अक्टूबर में अपना पीक आएगा, क्योंकि ये जो मूवमेंट इंक्रीज हुआ है और वापस से वायरस म्यूटेट करके फैलेगा तो उसका खतरा का अंदाजा है और उसकी सब लोग तैयारी भी कर रहे हैं कि हमें पहले से ही प्रिकॉशन लेके रहना है कि वो पीक अगर आए भी तो वो कम पीक आए और ज्यादा ना आए। बिल्कुल उसी तरह से निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि इस वायरस को हम यूं मान के चल सकते हैं कि बहुत ही पब्लिक फ्रेंडली है ये। जितने आप इसके संपर्क में आने की कोशिश करें, यानी कि जो संक्रमित अगर उसके संपर्क में आएंगे तो आप मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। अगर आप इसको रोकना है, यानी कि इसकी भोजन चैन को आपको रोकना है, तो जो संक्रमित लोग हैं आप उनको आइसोलेट करिए, ध्यान रखिए। ये नहीं कि मौसम बदला है, सर्दी जुकाम, उसको हल्के में मत लीजिए। ईश्वर ना करे कि उनको ये वायरस अटैक करे, लेकिन फिर भी हमें आपके पास में आरटीपीसीआर की सुविधाएं आप कहीं पे भी करा सकते हैं। प्राइवेट लैब्स में बहुत ज्यादा महंगी नहीं है, सरकार ने बहुत कम कर दी है, आप वहां पे जांच करा सकते हैं। लेकिन अगर हम कुछ चीजों से सबक नहीं लेंगे तो फिर मुझे लगता है कि हमारे क्या दुनिया के पास में ही संसाधन बहुत सीमित हैं। और जैसे सेकेंड वेव हमने देखी, हम एक विकासशील राष्ट्र हैं, विकसित राष्ट्र, उन्होंने भी इस त्रासदी को सहा है, देखा है, झेला है। कहीं ना कहीं लापरवाही चूक उन लोगों से भी रही है, तो हमें उससे सबक लेना चाहिए। अगर इस वायरस से वो कितना भी घातक हो, उस घातक को अगर आपको रोकना है तो इसके लिए सजग आपको खुद को रहना होगा। इसको रोकना है तो आप बिल्कुल गैप करके रखिए। आप मार्केट ओपन हो चुके हैं, कुछ दिन बाद में मैरिज में भी इसी तरह से क्राउड को ओपन कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप उसी तरह से नवंबर दिसंबर में अगर आप चले जाएंगे, जनवरी के उस मैरिज सीजन में चले जाएंगे, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि फिर हमें वापस उन्हीं परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। कभी कहा जाता है कि जैसे हम व्हाट्सएप पे देखते थे कि पैसे की हवा है साहब, लेकिन आज हवा के पैसे हैं साहब। वो दौर वापस ना देखना पड़े, तो कुछ ध्यान रखने की आवश्यकता है। रविंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं एक बार फिर। बीकानेर को लेकर के कुछ अलग से कुछ गाइडलाइन आ रही है, क्योंकि ये अभी केस बहुत सीमित हैं और हम कोशिश भी कर रहे हैं, पूरा देश पे लगा हुआ है, साइंटिस्ट लगे हुए हैं, डॉक्टर्स लगे हुए हैं, और निश्चित रूप से जहां पे भी राज्य सरकारें हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, एक एक चीज को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं कि इस म्यूटेंट को बहुत ज्यादा घर नहीं करने दिया जाए, इस वायरस को वहीं पे रोकना होगा। तो ऐसे कुछ गाइडलाइन एक्स्ट्रा भी, कुछ एडिशनल भी वहां पे आ रही है कि हाँ बिल्कुल इस तरह से ध्यान रखना है, या जो लोग जैसे आपने कहा कि हाँ उनकी स्क्रीनिंग जारी है, की जा रही है, उनको ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन किसके संपर्क में कैसे आया था। बिल्कुल बिल्कुल, सीएमएचओ की टीम बिल्कुल नजर रखे हुई है। वहाँ पे जो नियर जो कॉन्टेक्ट पर्सन है, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग हो रही है, उनके सैंपलिंग हो रही है, और जो भी पेशेंट जिसमें सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं उनको आरटीपीसीआर करके उसके बाद उनकी जो डेल्टा प्लस वेरिएंट के लिए सैंपलिंग भेजे जा रहे हैं। अगर ऐसे और केसेस आते हैं तो बिल्कुल जो टीम है सीएमएचओ की और हमारी मेडिकल कॉलेज टीम उसके लिए रेडी है। और जो आप बात कर रहे हैं कि कुछ गाइडलाइंस जो है, गाइडलाइन तो अभी ऐसा कोई आई नहीं है, बट वो जो पुराना जो अपना गाइडलाइन है कि अपन को जो डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग, आउटिंग अगर आप जा रहे हैं जितनी जरूरत हो उतनी आउटिंग करें, जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें, मास्क यूज करें। और वैक्सीन के लेकर जो है कि वैक्सीन जो जिन्होंने नहीं लगवाई है वो अपनी वैक्सीनेशन प्रोग्राम को कंप्लीट करें, क्योंकि इस पेशेंट को भी वैक्सीनेशन पूरा हो चुका था। इसकी वजह से ही हो सकता है कि उसमें सिम्टम्स बहुत कम रहे हों और इन्वॉल्वमेंट जो था सीवियरिटी कम रही है। बिल्कुल, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वायरस घातक हो सकता है, लेकिन आपकी वैक्सीन उससे लड़ने में कारगर है, हमें ये समझना होगा। और अगर आप
अपने आप को वैक्सीनेट करते हैं या साथ में करते हैं तो उसका इतना खतरा नहीं होगा। कोई वायरस जिसके लिए आपने वैक्सीन बनाई है उसका असर हमें देखने को मिल सकता है। भारती जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। जो लैब है हमारे पास सीमित है अभी। आप लोगों ने भी एक शुरू की है अभी। अभी शायद देश में 10 लैब हैं जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए। अभी जैसे ये पेशेंट है, 25 दिन में 24 दिन में रिपोर्ट आई है इसकी, तो ये गैप बहुत ज्यादा हो जाएगा। उससे बीच अगर कहीं पे भी वो मिलता है किसी से भी, बहुत सारे केसेस सेकेंड वेव में इसी तरह के आए थे, वो संक्रमित थे, गाँव में लौट करके आ गए, जो 40% रेस ऑफ की बार गाँव का मिला। उनको बहुत दिन बाद में पता लगा कि अच्छा मैं तो कोविड का पेशेंट हूँ, 7 दिन में 10 दिन में इस तरह से। तो यहाँ कुछ स्थिति एक ऐसी तो ना नहीं बनने वाली कि हाँ बिल्कुल लैब जो सीमित हैं, फिर इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? कुछ इस तरह की चीजें हैं कि हम उनको रोकने के लिए कुछ इस तरह के प्रयास किए जा सकें? जो ये सीक्वेंसिंग का क्या है कि ये जो एनआईवी पुणे में सैंपल्स भेजे गए थे वो एक स्टडी के तहत भेजे गए थे कि जो भी वैक्सीनेट हो चुके हैं लोग, अगर वो इन्फेक्ट हो रहे हैं तो उनके सैंपल्स भेजे जाएं, जिससे कि ये देखें कि उसमें कौन सा वायरस आ रहा है, कोई वेरिएंट तो नहीं आ रहा, वो क्यों इन्फेक्ट कर रहा है। तो ये उस स्टडी के तहत उन्होंने काफी सैंपल्स भेजे, उसमें एक में आया। तो ये खुशी की बात है कि बाकी मतलब ये केवल एक में ही आया। तो ये जो है सीक्वेंसिंग जो है अपन के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि सभी सैंपल्स की सीक्वेंसिंग करी जाए, और सीक्वेंसिंग का इतनी ज्यादा मात्रा हो जाएगी तो 25 से भी ज्यादा दिन लगेंगे। तो ये क्योंकि एक स्टडी का पार्ट था और उन्होंने सर्वेलेंस का पार्ट था कि हम देखें कि क्या हो रहा है, तो इसलिए चीज में समय लगता है। आमतौर पे जैसे अभी हम लोग इंसाकॉग सैंपल भेजते हैं तो उसमें भी 10-15 दिन का समय लग जाता है, क्योंकि 10 ही लैब्स हैं कंट्री में, तो इसलिए समय लग जाता है। और पर्पस उनका सर्वेलेंस है, इमीडिएट डायग्नोस्टिक रिपोर्ट देने का पर्पस नहीं है, तो इसलिए उनको समय लगता है। पर लेकिन ये पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस देखते हुए अब और लैब्स भी जुड़ने वाली हैं, जैसा कि डायरेक्टर एनसीडीसी में एक न्यूज में कहा था कि 17 लैब और जोड़ने वाले हैं, जिसमें वो जीन सीक्वेंसिंग की लैब जो होंगी इंसाकॉग के नेटवर्क में जुड़ जाएंगी, तो कंट्री की 27 लैब्स हो जाएंगी। ये इनिशिएटिव हमारा वाला हमारी स्टेट का इनिशिएटिव था। उन्होंने सीक्वेंसिंग का सारा खर्चा करके यहाँ सीक्वेंसिंग चालू करी, जिससे कि जल्दी रिपोर्ट मिल पाए, क्योंकि जैसे सेकेंड वेव में हमें रिपोर्ट लेट मिली, लेट पता चला डेल्टा वेरिएंट का। तो अभी जैसे हम लोग बिल्कुल रेडी हैं, अलर्ट हैं, तो ज्यादा सैंपल्स करे जा सकते हैं सीवियर केसेस के, पोस्ट वैक्सीनेशन। इस तरह से जितनी लैब ज्यादा होंगी तो उस तरह से सर्वेलेंस के नंबर्स बढ़ जाएंगे, तो हमें जल्दी पता चलेगा। तो ये इवॉल्विंग स्ट्रेटजी है और देख करके ही अपने को इसकी इंपॉर्टेंस पता चल रही है। महाराष्ट्र में भी अगर हम उनका डेटा देखें तो उन्होंने 15 मई के बाद 7,500 सैंपल्स की सीक्वेंसिंग कर ली, प्रैक्टिकली 100 पर डिस्ट्रिक्ट। तो इसलिए वो शायद ज्यादा वेरिएंट पकड़ पा रहे हैं। तो उसी को देखते हुए और समय की नजाकत को देखते हुए हमारी स्टेट ने ये इनिशिएटिव लिया और हमने यहाँ सीक्वेंसिंग शुरू करी। अभी हमने कम सैंपल करे, हम भी इसकी कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ाते हुए आगे ले जाएंगे, जिससे कि ज्यादा सैंपल्स कर सके, तो क्योंकि जितने ज्यादा करेंगे उतना वेरिएंट जल्दी पता चलने का रहेगा। जी, अभी जो आप बता रहे हैं पुणे जो सैंपल भेजा गया उसमें 2 चीजों को देखना था कि एक तो वैक्सीनेट किए हुए पेशेंट पर इसका कितना इफेक्ट आ रहा है, और वो क्या वही डेल्टा है, डेल्टा का कोई नया म्यूटेंट आया है, ये देखने के लिए। लेकिन जनरली अगर हम सीक्वेंसिंग में अगर देखें, जो जीनोम सीक्वेंसिंग जो लैब है आपकी, कितने दिन इसकी रिपोर्ट आ सकती है? अभी जैसे जो स्क्रीनिंग की जा रही है जो उनके कॉन्टेक्ट में रहे उन लोगों की, तो ये रिपोर्ट उम्मीद कर सकते हैं जल्दी आ रही होगी? ये तो ये डिपेंड करता है उनके कांटेक्ट में रहने वाले, पहले तो पीसीआर पॉजिटिव आएंगे तो ही वो सीक्वेंसिंग के लिए जाएंगे। और सीक्वेंसिंग करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज ये होती है कि आरएनए की क्वांटिटी और क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो जो सीटी वैल्यू हम कहते हैं कि पीसीआर में सीटी वैल्यू 25 के करीब हो तो वो आइडियल सैंपल रहता है। 30 से तो नीचे ही होनी चाहिए, 30 के ऊपर का करते ही नहीं है सीक्वेंसिंग। तो क्या होता है कि जैसे सैंपल सीक्वेंसिंग के लिए आता है, हमारी लैब में भी हमने देखा है कि हम जो सैंपल पॉजिटिव आ रहे हैं उनकी सीक्वेंसिंग के लिए आगे बढ़ते हैं, तो एक क्वालिटी चेक हमें करना होता है। तो क्वालिटी चेक में हम आरएनए की क्वांटिटी देखते हैं, तो जिसकी क्वांटिटी कम होती है तो उसको हम आगे सीक्वेंसिंग के लिए नहीं ले जा सकते। तो हर सैंपल की सीक्वेंसिंग पॉसिबल नहीं है, एक तो फाइनेंशियली, दूसरा उसकी क्वालिटी सही नहीं होती आरएनए की,
और क्वांटिटी सही नहीं होती तो भी उसको चाहे कितना ही प्रेशर सैंपल हो तो लेकिन हम उसको नहीं कर पाते हैं। दूसरी चीज का एस्पेक्ट रहता है कि सीक्वेंसिंग का प्रोसेस जो है, एक प्रोसेस में हमें 5 दिन लगते हैं, पर हमारी पैरेलल टीम जैसे करेंगी काम, तो अभी हमारा ये उम्मीद है कि हम 20 सैंपल पर डे कर लेंगे, फिर ग्रेजुअली हम स्केल अप करके 80 कर लेंगे, और फिर बहुत जल्द ही एक और सीक्वेंसिंग लैब स्थापित होने की उम्मीद है हमें जयपुर में, तो हम और भी ज्यादा सैंपल कर लेंगे। तो जो सरकार है इस तरफ काफी सचेत है और उसके लिए हर प्रयास कर रही है कि सब लोग इस चीज में लग करके हम हाई थ्रूपुट सीक्वेंसिंग लैब की रिजल्ट्स दे सके, जिससे कि थर्ड वेव में हम ज्यादा करेंगे तो हम थर्ड वेव को पहले ही रोक सकेंगे। ये देख लेंगे कि कौन सा वेरिएंट आ रहा है, वो चल रहा है, उसका वैक्सीन से क्या रिस्पॉन्स है। तो ये अपने स्टेट का खुद का स्वयं का प्रयास है कि हम ज्यादा सीक्वेंसिंग करें, पर हर चीज की एक क्षमता होती है। जैसे पहले हमने पीसीआर का लैब शुरू करा तो वो हमारी एक क्षमता थी, तो पर उसके बाद सरकार ने हर डिस्ट्रिक्ट में खोल दी तो वो काम जल्दी होने लगा। तो इसी तरह से सीक्वेंसिंग में शुरू में 10 लैब में हुआ, अब बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि आरटीपीसीआर के लिए भी पहले सैंपल पुणे भेजे जा रहे थे, मुंबई भेजे जा रहे थे, लेकिन आज स्थिति यह है कि मैक्सिमम स्टेट्स में ये पोजीशन है। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के हर जिले में अब हाँ बिल्कुल मैम, आरटीपीसीआर की जांच हर जिले में की जा सकती है। डॉक्टर भारती मल्होत्रा जो लगातार इस नए जो हमारे जो जीनोम सीक्वेंसिंग की लैब स्थापित की है, देश में 10 लैब हैं, उनमें से एक जयपुर में भी है, उसको हैंडल कर रही हैं। और निश्चित रूप से सरकारें उस रूप में काम कर रही हैं कि नया अगर वेरिएंट आता है इस वायरस का तो उससे कैसे निपटा जा सकता है, उसका म्यूटेंट जो है वो किस तरह से बदला हुआ है, क्या बदल रहा है। हम ये कह सकते हैं कि उसका नेचर क्या होगा, कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन उसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है और फिर एक सर्टेन टाइम पीरियड में उसका ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना घातक हो सकता है, स्प्रेड कर सकता है या किसी के लंग्स को डैमेज किस स्थिति में कर सकता है। क्योंकि अभी रिपोर्ट जो आ रही हैं कि डेल्टा ने ज्यादातर लोगों को लंग्स को डैमेज किया है, यही बड़ा एक मौत का कारण रहा है। या फिर जैसे ऑक्सीजन की कमी रही है तो कई लोगों को कार्डियक अरेस्ट भी हुआ, किसी को कार्डियक अटैक भी आया। तो ये कुछ इस तरह की चीजें भी हुई हैं जो पोस्ट कोविड इफेक्ट के रूप में हम देख सकते हैं। अभी चिंता की बात नहीं है, लेकिन चिंता इस बात की है कि ये वायरस हमारे यहाँ पे एंटर कर चुका है, लेकिन हमें सावधान रहना है। यहाँ भय से बाहर निकलने के लिए हम ये कह सकते हैं कि जिस महिला को ये वायरस मिला है वो सफल इसी तरह से रही, यानी कि सुरक्षित इस वजह से रही कि उन्होंने अपने आप को वैक्सीनेट किया, वैक्सीनेशन उनका हो रखा था, इस वजह से उसका बहुत ज्यादा असर नहीं रहा। तो ये कह सकते हैं कि जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन हम लोगों को इतना स्वच्छंद भी नहीं होना है कि चले हम तो वैक्सीन लगा चुके हैं, मास्क हटा करके कहीं पे भी हम घूम रहे हैं, वो आप अपने आप को जोखिम में डाल रहे हैं। हमें वो भी अंदाजा लगाना होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको 2 वैक्सीन लगी, दूसरी बार कोरोना का अटैक भी आया और उन्होंने जान भी दे दी। तो हमें वो भी सबक लेना होगा। सबसे बड़ी बात यही है कि हमें सावधान रहने की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि जो लोग हमारे साथ में जुड़े हैं डॉक्टर्स, वो आप ही के लिए चिंता कर रहे हैं, आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन समय और संसाधन बहुत सीमित हैं, उसका हमें ख्याल रखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खास खबर में इतना ही, बड़ी खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।